Welcome to our channel Easy as you point. हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में 3.4 तक हमने कंप्लीट किया था, जो हमारा लेसन 3 है। लेसन 3 का हमारा 3.4 तक हो चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3.5 yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main process are weaving and knitting. हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे धागे से वस्त्र, मतलब धागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, है ना। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो बुनाई और एक बंधाई। बुनाई कैसे की जाती है और उनकी फिर बंधाई कैसे की जाती है, कैसे उनको बांधा जाता है, ये हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विविंग, मतलब बुनाई। हमने एक्टिविटी 2 में देखा था, मतलब आपने बहुत ध्यान से देखा होगा इस बात को, कि वस्त्र धागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित कर रहे थे, है ना, और उनको मिलकर बना रहे थे। तो धागों के दो सेटों को आपस में, जब उनको आपस में मिलाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उस वस्त्र बनाने की, जो कपड़ा होता है उसको बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं। आइए इस कागज की कुछ पट्टियों को हम बुनने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 5 में देखिए आप, इसमें क्या है, डिफरेंट कलर के हमने क्या लिए हैं, दो कागज की शीट लिए हैं, है ना। दो शीट ले लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर तो उसकी क्या काट लीजिए, आप लंबाई काट लीजिए, और 30 सेंटीमीटर ही उसकी चौड़ाई काट लीजिए, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होंगी। कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों शीट्स को हम क्या करेंगे, आधा मोड़ लेंगे, है ना, आधा मोड़िए। फिर उसके बाद एक शीट पर आप ये देखिए 3.12 जो फिगर दिखा रखी है, इसमें देखिए 3.12 की जो ये ए और बी फिगर दिखा रखी है, इसमें देखिए आप, है ना। इसमें क्या हुआ है, इसमें रेखाएं खींच रखी है ना, और दूसरी शीट पर इसमें क्या किया हुआ है, दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काट लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, शीटों के को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला लेते हैं। फैला लीजिए। एक शीट की जो पट्टियां हैं, जैसे ये पट्टियां दिखा रखी हैं लंबी लंबी, इसको एक एक करके दूसरी शीट के कटावों में क्या कर देते हैं, जैसे फिगर इसमें दिखा रखा है 3.12 की सी में दिखा रखा है, एक दूसरे के अंदर से उसको ऐसे डालते जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ये 3.D उसका डी देखिए, 3.12 का डी है जो, इसमें देखिए आप, इसमें क्या हुआ, पट्टियों के बुनने के बाद क्या होता है, इसी ढंग से धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। और धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, और इन वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है, करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, या तो मतलब हाथों से बनाए जाने वाले होते हैं, या फिर विद्युत प्रचलित मतलब मशीनों से बनाए जाने वाले होते हैं। जैसे ये हाथों से बनाने वाले को लिखा हुआ है इसमें हैंडलूम, हथ करघा, ठीक है। ये देखिए 3.13 में है। अब ये देखिए 3.14 में देखिए नीटिंग स्वेटर्स की बुनाई हो रही है ना, उसको नीटिंग कहते हैं। अभी हम नीटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है नीटिंग मतलब क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई में किसी एक धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, मतलब एक ही टाइप का धागा चलता रहता है कंटिन्यू। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है, नहीं देखा है। खींचकर देखिए, आपको एहसास होगा, जब एक धागा खींचता है तो पूरा खींच जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एक धागा लगातार खींचता चला जाता है, और वस्त्र क्या होता है, उधड़ता चला जाता है। कहते हैं ना कि ये तो उधड़ गया, वो उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली चीज़ें क्या होती हैं, वस्तुएं, ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं, है ना। इस प्रकार की बुनाई हाथों से और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। ये देखिए आप 3.14 में दे रखा है, ये नीटिंग कर रही है, स्वेटर बुनाई हो रही है ना। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, मतलब या तो हैंड से बनाने में होता है या फिर मशीन से बनाने में होता है। हैंडलूम और
मशीन। दोनों टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीचे एक पहेली दे रखी है, इसको भी देखिए। यह पहेली क्या जानना चाहती है? क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का क्या होता है, सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? मतलब जो आपके फाइबर्स हैं उनसे बना हुआ आपने कोई देखा है? जो कोकोनट का होता है, जो बाहर कवर होता है, आउटर कवरिंग होता है, जो उससे बना हुआ कहा है कि ऐसा कोई फाइबर देखा है, किन कार्यों में उपयोग होता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, मतलब वस्त्र सामग्री की इतिहास। जो वस्त्र सामग्री का इतिहास है उसके बारे में हम देखेंगे। अब ये है हमारा पेज नंबर 23 पर। इसमें कहा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? कभी भी नहीं सोचा होगा आपने। जब जो कर रहा है उसको करने दें, है ना। बट आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। इट अपियर्स दैट इन those time people used the bark and big leaves of trees, bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। मतलब वस्त्रों के विषय में जो पहले प्रमाण है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं की जो बॉडी होती है ना, जो एनिमल्स होती हैं उसकी स्किन होती है, बॉडी होती है, उससे बने हुए, और समूर से, समूर मतलब जो फर्स होते हैं, फर होते हैं, उनसे क्या करते थे, अपने शरीर को ढकते थे। ऐसे ही आगे देखिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, जो कृषि समुदाय है उसमें बसना आरंभ करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास से बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ और टोकरियाँ बनाना सीख लिया। फिर उसके बाद क्या हो, जैसे आदिमानव काल में होता था, ऐसे ही आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे लताओं जैसे उनकी जो वो होती थी, ग्रास होती थी, उनसे क्या करना शुरू किया उन्होंने, ये सब चीज़ें बन स्टार्ट की, है ना। इनको क्या हुआ, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स में भी पादप, इनसे क्या होता था, जो लताओं की, जो जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठने से उनकी लंबी लड़ियां बनाई जाती थी और उनका वस्त्र बुनकर तैयार किए जाते थे। जैसे पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक प्लांट है ना, जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, बहुत नेचुरल फाइबर प्राप्त होता है। ऐसे ही प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के बाद सिले हुए कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है।